हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं हिंदी प्रवक्ता राजबाला आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम द्विवेदी युग के कवियों का श्रृंखलाबद्ध अध्ययन कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में मैं आज एक कड़ी और जोड़ने जा रही हूँ और बात करने जा रही हूँ द्विवेदी युग के ही कवि थे जो सैयद अमीर अली मीर की। मित्रों, द्विवेदी युग में दो प्रकार के कवि थे, मुख्य कवि और गौण कवि। अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण जैसे जो कवि थे वो महत्वपूर्ण या मुख्य कवियों में आते हैं, मुख्य धारा में शामिल थे। और जैसे सैयद अली अमीर हैं, कामता प्रसाद गुरु इत्यादि, गिरधर शर्मा, नवरत्न, ऐसे जो कवि हैं ये द्विवेदी युग में ही हैं, किंतु गौण कवियों में ये शामिल किए जाते हैं या गौण कवि माने जाते हैं। किंतु फिर भी अध्ययन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि बहुत बार इन कवियों की रचनाओं के विषय में, उनके जन्म के विषय में पूछ लिया जाता है, तो हम इन कवियों का भी विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा ही रहेगा क्योंकि अधिक रचनाएं इनकी नहीं है, लेकिन जो हैं वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो जो सैयद अमीर अली मीर, सैयद अमीर अली मीर को रसखान की परंपरा का कवि माना जाता है क्योंकि सैयद अमीर अली मीर जो थे वो मुस्लिम कवि थे और मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने हिंदू रीति रिवाजों, तीज त्योहारों और हिंदी देवी देवताओं के प्रति अपनी काव्य रचनाओं में एक श्रद्धा व्यक्त की है, उनके प्रति आस्था प्रकट करी है, जिस प्रकार रसखान या आलम इत्यादि कवियों ने की थी। तो इसी कारण से इन्हें क्या है, रसखान की परंपरा का कवि माना जाता है। इन्होंने खड़ी बोली में कुछ एक रचनाएं देकर के अपना जो है वो महत्वपूर्ण योगदान हिंदी साहित्य में दिया है। तो चलिए थोड़ा सा इनका विस्तृत अध्ययन हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनके जन्म की बात करेंगे। इनका जन्म हुआ था 1873 में। 1873 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के सागर जनपद के देवरी नामक कस्बे में। ठीक है, मतलब कि मध्य प्रदेश के सागर जनपद के देवरी नामक कस्बे में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 1873 ईस्वी में। तो इन्होंने 1873 ईस्वी में जन्म लिया मध्य प्रदेश के सागर जनपद के देवरी नामक कस्बे में। मित्रों, जब ये 2 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो जाता है और इनके चाचा के द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो देवरी में ही होती है और फिर ये एक स्कूल में जो है वो ड्राइंग टीचर के रूप में काम करने लग जाते हैं, किंतु वहाँ पर कुछ अनबन हो जाती है, कुछ समस्याएं उनके लिए खड़ी हो जाती हैं। तो फिर वो ड्राइंग टीचर की नौकरी छोड़ करके ये अपने चाचा की दुकान पर ही बैठने लग जाते हैं और ये हिंदी साहित्य में समस्या पूर्ति के माध्यम से प्रवेश करते हैं। और ये एक ऐसे कवि थे जो मुस्लिम होते हुए भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे, यानी कि इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अपना पुरजोर समर्थन दिया था। हिंदी साहित्य में इनकी केवल 2 ही रचनाएं मिलती हैं जो खड़ी बोली में लिखी गई हैं। एक है उल्हाना पंचक और दूसरी है अन्योक्ति शतक। चलिए लिख लेते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी। रचनाएं कौन सी है? उल्हाना पंचक और दूसरी कौन सी है? अन्योक्ति शतक। उल्हाना पंचक और अन्योक्ति शतक इनकी जो है वो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन कविताओं का जो मुख्य विषय था वो था देशभक्ति। विषय क्या था इन कविताओं का? देशभक्ति और ईश्वर भक्ति।
देशभक्ति और ईश्वर भक्ति जो है इनकी कविताओं का मुख्य विषय था और रामचरितमानस के प्रति इनका विशेष अनुराग था। मतलब ये मुस्लिम थे लेकिन फिर भी रामचरितमानस के प्रति, लिख लीजिए इन चीज़ों को, विशेष रामचरितमानस के प्रति विशेष अनुराग। और इनके कुछ लेख थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो था बूढ़े का ब्याह, बूढ़े का ब्याह व्यंग्यात्मक लेख थे। और नीति दर्पण, नीति दर्पण, सदाचारी बालक, नीति दर्पण, सदाचारी बालक, ये क्या थे? ये इनके लेख थे जो इन्होंने लिखे। और एक इनका निबंध था जिसका नाम था मातृभाषा की महत्ता। निबंध कौन सा था? मातृभाषा की महत्ता, मातृभाषा की महत्ता। इन्होंने एक निबंध लिखा और इस निबंध से प्रभावित होकर के जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने इन्हें 100 रुपये का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया था। और इन्होंने शेख सादी की रचना, लिख लीजिए ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इन्होंने शेख सादी की रचना, इन्होंने शेख सादी की रचना गुलिस्तां, बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये गुलिस्तां, और ये दक्कनी हिंदी के कवि थे। गुलिस्तां और बोस्तां, इन्होंने शेख सादी की रचना गुलिस्तां और बोस्तां का खड़ी बोली में पद्य अनुवाद खड़ी बोली में पद्य अनुवाद की शुरुआत की या लिखना शुरू किया। किंतु 1937 ईस्वी में एक रेलगाड़ी के आगोश में आने से दुर्घटनावश जो है वो इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका जो लेखन कार्य है वो बीच में ही रह जाता है। 19 जनवरी 1937 ईस्वी को ये इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। तो ये एक ऐसे कवि थे जो द्विवेदी युग में शामिल थे। एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उसे आप अंकित कर लीजिए कि जो डॉक्टर बच्चन सिंह हैं वो द्विवेदी युग के कवियों को, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका में लिखा, उन्हें क्या है सरस्वती कलम के कवि कहते हैं। जैसे कि मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर और अयोध्या सिंह उपाध्याय और कामता प्रसाद गुरु, सर सैयद अमीर अली मीर, ये जो सारे कवि हैं वो बच्चन सिंह मानते हैं कि ये सरस्वती कलम के कवि इन्हें कहा जाता है। तो ये हो सकता है कि एक नंबर में पूछ लिया जाए कि बताइए सरस्वती कलम के कवि बच्चन सिंह ने किसे कहा। तो जो द्विवेदी युग के कवि हैं उन सभी को बच्चन सिंह ने सरस्वती कलम के कवि कहा है। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, और अगले व्याख्यान में हम इसी प्रकार के गौण कवि की ओर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सर्दी से बचे रहिए और रजाई में बैठ कर के पढ़ा कीजिए, अपनी तैयारी को दुरुस्त कीजिए। धन्यवाद।